नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये समाचार मिला है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जम्मू कश्मीर के मसले पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, जो कि कल होने वाली है। ये विपक्षी दलों की बैठक बुला करके क्या हासिल करना चाहते हैं, ये तो बीजेपी वाले और श्री मोदी जी ही जानते होंगे और बल्कि देश को बताएं कि इससे क्या हासिल होगा और मुल्क के हित के लिहाज से ये विपक्षी दल कभी भी इन्होंने देश हित की बात की है। ये तो वो तो जो कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का जो गुपकार गैंग है, अभी कह रहा है कि धारा 370 और 35 से बहाल हो, स्पेशल स्टेटस बहाल हो। वो गुपकार गैंग जो कि हमेशा आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, पाकिस्तान का हमदर्द रहा है, इसी देश का खाता है, लेकिन उसकी हमदर्दी हमेशा आतंकवादियों के साथ, अलगाववादियों के साथ और पाकिस्तान के साथ रही है। उस गुपकार गैंग से मोदी महोदय क्या बात करेंगे और क्या नतीजे निकलेंगे, उसको तो यह भी एहसास नहीं है कि भाई धारा 370 और 35 से उस गद्दार नेहरू का भारत के संविधान के साथ छल करके एक स्पेशल स्टेटस वो दिलवाया गया था, जिसके अंतर्गत ये कश्मीर जो है वो भारत के संविधान और पैसे का उपयोग करेगा, यानी मतलब भारत के संसाधन और पैसे पर पलने वाला जो कश्मीर जो है वो कश्मीर जो है आतंकवादियों, अलगाववादियों, पाकिस्तान परस्तों के वर्चस्व वाला एक पाकिस्तान का उपनिवेश के रूप में वो काम करता रहेगा। ये लब्बे लुबाब यही वो चाहते हैं और जो कि इस मुल्क को कभी भी कबूल हो नहीं सकता। इसी रूप में ये देश की दुश्मन जीएनपीसी ने इसको इसी रूप में ले चला था। ये पूरा का पूरा जो है जो कश्मीर की स्थिति, जो धारा 370, 35 से पीओके का बनना, ये सब जो है उस गद्दार नेहरू की भारत के खिलाफ गद्दारियों का एक नतीजा है, बुरा नतीजा है। इस पर गुपकार गैंग बिल्कुल खामोश है। जीएनपीसी की करतूत है तो वो भी खामोश है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये
राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए बीजेपी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस पर खामोश हैं कि ये कश्मीर की जो स्थिति है, इतनी बिगड़ी हुई स्थिति, वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी की भारत के खिलाफ गद्दारियों का उसका नतीजा है, उसका प्रतिफल है। तो ऐसे गुपकार गैंग, ऐसे विरोध जो है वो विरोध पक्ष से क्या बात होगी और कौन सी वो देश हित में सकारात्मक बात वो रखेंगे। कभी भी ये विपक्ष जो है देश के हित में कभी भी जो है इन कुछ अपवादों को छोड़ करके, खास करके सिर्फ बीजेडी है और कभी कभी YSRC है, ये अपने को अलग रखती है। ये कभी कभी देखने को मिलता है, बीजेडी और YSRC और ये तेलंगाना के TRS, ये तीनों। लेकिन बाकी जो है विपक्ष जो है हमेशा देश विरोधी हरकतों का साथ दिया है। सत्ता वापसी के अंधेपन में देश विरोधी, भारत विरोधी गतिविधियों में हमेशा साथ दिया है, उसको और हवा दी है और उसमें भागीदार भी रहे हैं। और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं उनके साथ मिलकर के भी। तो ऐसी तंजीमों से मोदी जी क्या बात कर रहे हैं, क्या हासिल होगा देश हित में, यह तो बीजेपी वाले और मोदी जी ही जाने। लेकिन देश और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इसको गौर से देखें। क्या ये विपक्ष, सो कॉल्ड विपक्ष, GNPC जिसमें GNPC है, वामदल हैं और सपा है, बसपा है, TMC है, RJD है, शिवसेना है, NCP है इत्यादि हैं, DMK है, क्या ये CA पर जो हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुआ और आगजनी हुई, देश को अस्थिर करने की साजिश जो है, यानी इन्हीं सबों ने किया, क्या उसकी ये निंदा करते हैं? अब तक तो यह लगा कि ये निंदा करने के बजाय ये मोदी सरकार पर ही जो है इल्जाम लगाते रहे हैं। तो CA पर जो हिंसा हुई, CA को लेकर के जो GNPC ने अफवाह फैलाई, झूठ फैलाया और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को भड़काया, उनको अपने झूठ और अफवाह का शिकार बनाया और वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की जो हमारी माताएं और बहनें हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख करके अपने निस्वार्थ की सिद्धि के लिए उनके मासूम दिमाग में जहर भर करके उनको सैन बाग में बिठा दिया, जिससे कि उनको भी तकलीफ हुई और दिल्ली वासियों को भी तकलीफ हुई कि वो घूम करके उनको जाना पड़ा। क्या इस तरह के सारे यानी कुकृतियों के लिए विपक्ष जो है वो कभी माफ़ी वो मांगेगा? कृषि कानून को लेकर के किसान आंदोलन के नाम पर देश के खिलाफ जो साजिश रची गई, इसी विपक्ष के द्वारा भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों, खास करके वो खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ, क्या उसके लिए ये विपक्ष कभी भी देश से माफ़ी वो मांगेगा? इस सब बात को श्री मोदी जी भी जानते हैं, बीजेपी वाले भी जानते हैं। तो ऐसे विपक्ष से जो कभी भी देश का नहीं हुआ और न कभी देश हित में कभी काम करता है, हमेशा सत्ता वापसी के अंधेपन में वह हमेशा देश को अस्थिर करना और भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ मिल करके इसकी प्रगति को रोकना
और प्रगति रोक करके फिर उल्टे जो है मोदी सरकार पर जो है वो आरोप मढ़ना, जिसका इतिहास रहा है, जिसकी फितरत रही है, उसके साथ मोदी जी और बीजेपी वाले क्या बात करेंगे और क्या हासिल होगा देश के हित में, देश के हित के परिप्रेक्ष्य में। तो ये बिल्कुल ये मोदी जी बीजेपी वालों का छलावा है देश के साथ, और विपक्ष वालों का तो देश के साथ छलावा है। लेकिन इस सब के पीछे वो भगत सिंह की चेतावनी कि ये सब काले अंग्रेज हैं, देश के साथ हमेशा ये छलावा करते ही रहेंगे। और हमारी भारतीय अवाम का ये फर्ज बनता है कि अब इनसे छले जाने का वक्त जो है समाप्त करना है। बहुत इन लोगों ने झूठ बोल लिया, बहुत जो है छल लिया, बहुत कपट कर लिया, और वो भी हमारे आपके मताधिकार के बूते पर। माने हमारे आपके पास जो है मताधिकार का, राइट टू वोट या फ्रेंचाइज का एक अमोघ असर है, अमोघ असर अपने पास, और जो है उनके पापों को यानी हम आप झेल रहे हैं और ये मुल्क झेल रहा है। तो ये बहुत एक डिसाइसिव मोमेंट है, बहुत ये वो निर्णायक घड़ी है कि ये कब तक चलेगा। तो तो ऐसी ताकतों को जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं और हमेशा भारतीय समाज और इस देश मैंने एक आध अफवाद को छोड़ दीजिए के खिलाफ हमेशा सक्रिय रहती हैं। और ये हम नहीं बल्कि भगत सिंह हमारे शहीद आजम भगत सिंह उतनी छोटी उम्र में उन्होंने इनको पहचान लिया था, और इनको नस्ल नाबूद करने का उनका निर्देश है, आदेश है, और उसका पालन करना हर एक भारतीय भाई बहन, हर एक जो है भारतीय अवाम का फर्ज बनता है। तो बहुत हो चुका है ये और कैसा विपक्ष ये सवाल तो इस बात का है जो हमेशा ये राहुल गांधी जो है हमेशा जो देश के साथ गद्दारी करता रहता है वो विपक्ष है। लेकिन दुख इस बात का है कि इसको बीजेपी वाले भी विपक्ष मानते हैं, ये मीडिया वाले भी विपक्ष मानते हैं और चैनल वाले भी मानते हैं, जबकि वो देश का गद्दार है। और भी जो है देश विरोधी ताकतें हैं, उनको भी ये विपक्ष मानते हैं। जनता के द्वारा कैसे वोट ले आते हैं ये सबको मालूम है। वोट ले आने की एक तिकड़म और गणित है जो हमारे भारतीय भाई बहनों को तकलीफ पहुंचा करके उनको जातिवाद में उनको पट्टी पढ़ा करके जातिवाद का उनको शिकार बना करके वोट लिया जा रहा है। निहायत जो है वो इस तरह से जो वोट बटोरने का जो तिकड़म है, निहायत जो भारत विरोधी भी है और भारतीय समाज विरोधी भी है और गैर संवैधानिक भी है। लेकिन उसी से आ रहा है, उसी को जो है ये सभी जो पार्टियां चाहे जिसको ये विपक्ष कहते हैं या जो सत्ता में बैठे हैं, उसी को ये सब मिल करके लेजिटिमाइज कर रहे हैं। उसको लेजिटिमाइज मतलब उसी को जो है वो कानून सम्मत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो बहुत ही इलेजिटिमेट है, बहुत ही गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है और भारतीय समाज विरोधी भी है और भारत विरोधी भी है। कि जातिवाद का शिकार बनाना, संप्रदायवाद का शिकार, सांप्रदायिकता का शिकार बना, भाषावाद, क्षेत्रवाद का शिकार बनाना हमारे देश के भारतीय भाई बहनों को अब उनका भी ये फर्ज बनता है कि अब उस मोह माया जाल से उस गिरफ्त से बाहर आए, भारतीयता के माहौल को महसूस करें। इसलिए इस दुखद स्थिति के वो और देश भोगी है और ये देश विरोधी ताकतें जो हैं इस दुखद स्थिति के लाभार्थी हैं। ये एडवांटेजियस पोजीशन में है और हम उसके विक्टिम हैं, हम जो है उसके भुक्तभोगी हैं और मताधिकार का अमोघ अस्त्र अपने पास है।
तो इस दुविधा की स्थिति को दूर करने के लिए जब अमोघ अस्त्र अपने पास है और हम भोगी हैं, ये कब तक चलेगा? तो हम यानी हमारे भारतीय भाई बहन इन भारत विरोधी, भारतीय समाज विरोधी काले अंग्रेज से मुक्ति पाना है। और वो मुक्ति का रास्ता है ईवीएम मशीन पर, बैलेट बॉक्स पर और जो है मत पेटी पर, बूथ पर इनको नष्ट में नाबूद करना। एक सूचना, हालांकि कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उससे मैंने एक राजनीतिक दल के फितरत का अंदाज हमारे भारतीय भाई बहनों को हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा सिखाए पढ़ाए छुट भैये भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात करते करते वो इतना उत्तेजित हो जाते हैं, कहते हैं कि वो यूट्यूब वाले सर जो है दिन रात राहुल 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 गद्दार गद्दार कहते हैं। बताइए, चलिए वो राहुल जो है वो बीजेपी के दामाद हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे यूट्यूब वाले सर? अब सवाल यह है कि ऐसी भाषा तो खैर ऐसा बोलते हैं जो चूंकि ऐसा उनका चरित्र रहा है, लेकिन इससे ये तो अंदाज मिलता है कि जब बेनकाब की जाती है जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडल चौकड़ी काकस, तो दर्द होता है बीजेपी को। यही विचित्र स्थिति और वास्तविकता, हकीकत हमारे देशवासियों को समझने की आवश्यकता है कि जब भी बेनकाब किया जाता है भारतीय अवाम ताकत दल के द्वारा जीएनपीसी को, तो दर्द होता है बीजेपी को। इसीलिए बीजेपी की पूरी साजिश रहती है कि इस राहुल को बस ये जो है नासमझ है और पॉलिटिकली इमेच्योर है, बोलने का शऊर नहीं है और वह अधकचरे दिमाग का है और अधिक से अधिक पप्पू है, लेकिन देश के लिए खतरनाक नहीं है, देश के लिए गद्दार नहीं है। ये साजिश जो है चल रही है बीजेपी और मोदी जी की। तो इसीलिए जब उसको मैंने देश के परिप्रेक्ष्य में, देश की पृष्ठभूमि में, उसके बैकड्रॉप में उसको गद्दार के रूप में बेनकाब किया जाता है, तो बीजेपी वालों को दर्द होता है। यह भी एक सर्वमान्य हकीकत है। इस हकीकत को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम बहुत ही गौर से, बहुत ही क्रिटिकली, बहुत संजीद होकर के इसको जरूर देखें कि जब भी मैंने बेनकाब ये मैंने जीएनपीसी होती है तो दर्द इनको होता है। और एक बार किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर ये वो देखा गया कि बीजेपी के कुछ समर्थक उनके सिपह सालार कह रहे हैं कि अब जो है कश्मीर में कश्मीर के लोग जो है पाकिस्तान के आतंकवादी सेना में भर्ती होने के लिए ना कर दिए, तो ये मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार की या मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही तो दुखड़ा है कि इस मोदी सरकार ने, श्री मोदी जी ने या अमित शाह ने या बीजेपी वालों ने धारा 370 और 35 से, जो कि एक उस गद्दार नेहरू के द्वारा एक संवैधानिक छल करके भारत के संविधान में जोड़ा गया था। यह देश को बताने के स्थान पर, और वो भी, और कश्मीर का जो इशू है, जो मसला है, उसमें इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की भारत के खिलाफ
गद्दारियों की जो है एक लंबी फहरिस्त है, लंबी एक श्रृंखला सूची है, जिसको बताना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, देश के हित के लिए बहुत ज़रूरी है। ये न करके सिर्फ नेहरू की गद्दारियों को छिपाने के लिए ये बीजेपी वाले श्री मोदी जी, अमित शाह जो है इस तरह की साजिश कर रहे हैं देश के खिलाफ। तो वैसे कुछ एपिसोडों में बताया गया है, लेकिन भारतीय जनता दल का फर्ज बनता है इस संबंध में और कश्मीर के संबंध में गद्दार जवाहरलाल नेहरू की भारत के खिलाफ गद्दारियों का कुछ नमूने से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को रूबरू कराया जाए, उनसे परिचित कराया जाए। तो सर्वप्रथम ये बताना जरूरी है कि ये 3 रियासतें, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, और दो एक और थी, ये भोपाल रियासत थी, कुछ और रियासत थी, पटियाला वाला भी। ये बोल रहे थे कि हम जो है न तो भारत में मिलेंगे, न तो पाकिस्तान में मिलेंगे, हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। तो बाद में पटियाला और भोपाल वाले तो मिल गए, बाकी बच रह गए आपके ये जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जूनागढ़ में कुछ ऐसी मैंने कुछ हिकमत लगाए वो सरदार पटेल कि जूनागढ़ का जो नवाब था वो भाग गया पाकिस्तान में। हैदराबाद को इन्होंने वो अपने बलपूर्वक लिया जो है, और वो कैप्चर किया इसको, हैदराबाद को। वो ऑपरेशन पोलो उसको कहते हैं, सरदार पटेल जी ने। अब बच रह गया जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का के राजा थे हरि सिंह, बोलते थे कि हम तो न तो पाकिस्तान में मिलेंगे, न तो भारत में मिलेंगे। इस स्थिति को देख करके पाकिस्तान जो है सीधे सेना न भेज करके कबीलियों के भेष में उसने सेना भेजा। जब कबीलियों के भेष में सेना भेजा, तब वो हरि सिंह ने अपने किसी दूत को, सलाहकार को उन्होंने दिल्ली भेजा और भारत सरकार के पास भेजा। तो नेहरू ने जो है उनको, सरदार पटेल चूँकि उसमें वो गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। सरदार पटेल ने स्पष्ट कहा कि भाई हम आपका साथ क्यों दें, हमारी सेना जो है आपकी रक्षा के लिए क्यों जाए। जब आप हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर हमारी सेना आपकी रक्षा जो है वो कैसे करेगी, क्यों करेगी। तो सरदार पटेल के इस आशय को वो हरि सिंह का सलाहकार समझ गया। फिर वापस दौड़ के वहाँ गया, वहाँ वो श्रीनगर गया और इस बात बताया। तो हरि सिंह खुद आए और वो विलय संधि, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, पर उन्होंने दस्तखत किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय संधि पर संधि करके, माने दस्तखत करके ही भारत की 562 रियासतों को सरदार पटेल जी ने भारतीय संघ में या भारत में विलय करवाया था। तो कश्मीर का भी उसी तरह से, यानी अन्य रियासतों की भांति जो है उसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, यानी भारत का वह अभिन्न अंग हो चुका था। भारत का अभिन्न अंग वो अभी भी है। अब जब वो पाकिस्तान के हाथ नहीं लगा और राजा हरि सिंह ने जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय संधि पर दस्तखत कर दिया और उसका विलय, कश्मीर का विलय जो है वैधानिक रूप से भारत में हो गया। अब उसको हटाने के लिए पाकिस्तान जो है सीधे सेना न भेज करके कबीलियों के भेष में वो सेना भेजी और वो जम्मू कश्मीर के कई हिस्से में सब घुस गए थे। और जब इन्होंने वो विलय संधि पर वो दस्तखत कर दिया और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, तब भारतीय सेना वहाँ गई। उसमें कोई सड़क नहीं थी,
वो हवाई जहाज़ के ही माध्यम से सेना जाकर उतरती थी। हालांकि और भी दिक्कतें थी, और भी वो जो 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 एरोड्रोम था, जो हवाई अड्डा था, एयरपोर्ट था, वो भी ठीक से नहीं था। वो वहाँ पर यानी पानी को छिड़क करके तब वो इस तरह की हवाई जहाज़ें जो है वो लैंड करती थी और उतरते थे। वो तमाम दिक्कतें, लेकिन फिर भी सेना जो है वो अक्टूबर 1947 से और जाकर के जनवरी या फरवरी 1949 तक, लगभग 1.25 साल उसको लगा, और कश्मीर के कोने कोने से वो पाकिस्तानी सेना जो कि कबीलियों के बेस में थे उसको निकाल बाहर किया। उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे ब्रिगेडियर उस्मान वो पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए। ये नेहरू के स्थान पर कोई और प्रधानमंत्री होता, सरदार पटेल होते या जिन्ना साहब होते, तो निश्चित है कि ब्रिगेडियर उस्मान को अब्दुल हमीद की तरह जो है सम्मानित करते। लेकिन ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू वो ब्रिगेडियर उस्मान को जो है सम्मानित नहीं करना चाहा। इसकी गद्दारी तो देखिए ना। तो खैर, और जबकि ब्रिगेडियर उस्मान पर हमारे जनरल वीके सिंह ने उनकी यानी वीर गाथाओं को लेकर के एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। ये सभी जो है भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए। तो अब जो है लगभग जनवरी 49 के आसपास जो है भारतीय सेना लगभग पूरे कश्मीर से जो है वो पाकिस्तानी सेना से बिल्कुल खाली कराने के कगार पर आ गई थी। तो जब वो कगार पे आ गई थी, तब इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की छाती फूलने लगी, और वो जो है कश्मीर का मुद्दा सरदार पटेल के हाथ से छीन करके ये अपने हाथ में लिया और कहा कि सरदार साहब, आप बाकी हिंदुस्तान देखिए और मैं कश्मीर को देखता हूँ। और क्यों छीना, क्यों अपने हाथ में लिया? हमारी सेना जो है वो पाकिस्तानी सेना को परास्त करके वो कश्मीर के बाहर कर रही थी, जीत रही थी, और हमारी सेना को यदि हफ्ता 10 दिन 15 दिन और मिल गया होता तो पूरे कश्मीर से जो है पाकिस्तानी सेना को वो भगाती होती, और पूरा कश्मीर जो है वो भारत के साथ होता। लेकिन ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारी उस भारतीय सेना जो कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जीत रही थी और पाकिस्तानी सेना को जिसमें वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से उसको निकाल बाहर कर रही थी, अपनी ही भारतीय सेना पर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू युद्ध विराम सीज फायर थोप दिया, यूनिलेटरल, एक तरफा रोक दिया। इसलिए यदि ये गद्दार न रोका होता तो पूरा का पूरा कश्मीर जो है आज भारत के साथ होता, पीओके नहीं होता, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसके वो हिस्से में न जाता। तो इसलिए कुछ हिस्सा जो है भारतीय सेना के द्वारा जीतने से रह गया, जो जीतने से रह गया वही हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर वो कहलाता है, या पाक अधिकृत कश्मीर, या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, या पीओके कहलाता है। अब वो पीओके कश्मीर समस्या का नासूर बन गया है, और वो नासूर की जड़ में कौन है? एक गद्दार जवाहरलाल नेहरू, जिसने हमारी जीतती हुई भारतीय सेना पर एक तरफा युद्ध विराम थोप दिया। तो इसकी गद्दारी जरा देखिए। पहली गद्दारी क्या है कि जब हमारी सेना जीत रही थी तो ये कश्मीर का मुद्दा सरदार पटेल जी के हाथ से छीन करके अपने हाथ में लिया, और फिर इसके बाद अपनी जीतती हुई, कोई ऐसा करता है, अपनी जीतती हुई सेना पर इसने युद्ध विराम थोप दिया। अब जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, क्योंकि उसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से भारत में हो चुका था, अब उस कश्मीर को एक गद्दार जवाहरलाल नेहरू
माने कि देश के बाहर संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया। बताइए, जैसे कोई मसला जो घर का है, घर का ही मसला है, कोई उसको घर के बाहर पंचायत में ले जाए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का बस एक ही इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का था कि अंदर भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय जो समाजवादी ताकतें हैं उनको कश्मीर के मामले में दखल देने का उसने दरवाजा खोल दिया। अब समझ रहे हैं ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का एक ही उसका मंसूबा था कि कश्मीर के मामले में भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा कश्मीर के मामले में दखल देने का उसने दरवाजा खोलने के लिए इस कश्मीर के मसले, कौन कश्मीर जिसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उसको ले गया संयुक्त राष्ट्र संघ में। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, इसकी गद्दारी जरा देखिए। वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के उस अध्याय में, अध्याय जो है वो 6 में वो चाहता तो उसको अध्याय 7 में भी जो है वो डलवा सकता था। अध्याय 7 में एक नॉर्मल समस्या के विषय में जो है वो अध्याय 7 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्याय 7 में माने एक सामान्य समस्या के रूप में जो है आप उसको डलवा सकते हो, तो उसको संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक सामान्य समस्या के रूप में दिखता है। अध्याय 6 में डिस्प्यूटेड यानी दो देशों के बीच में झगड़ा, दो देशों के बीच में विवाद। अब देखिए, जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका है, जो कश्मीर जिसका कि विलय अंतिम पूर्ण रूप से हो चुका है, उसको एक गद्दार जवाहरलाल नेहरू भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादास्पद मानते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के चैप्टर या अध्याय 7 में वो डलवाता है। इतनी बड़ी गद्दारी जवाहरलाल नेहरू की भारत के खिलाफ। और इसके बाद जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ के उस अध्याय में डलवा दिया कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवादास्पद मुद्दा है कश्मीर का, और जो कश्मीर वो हमारा ही कश्मीर था, उसका विलय भी हो चुका, वो भारत का अभिन्न अंग भी हो चुका, उसको ये भारत पाकिस्तान के बीच में वो विवादास्पद मुद्दा बनाया। और अपनी ही सेना पर जो जीत कर पाकिस्तानी सेना को जम्मू कश्मीर से भगा रही थी, अपनी सेना पर एक तरफा वो युद्ध विराम थोपा, जिसके कारण कुछ हिस्सा कश्मीर का भारतीय सेना के द्वारा जीता नहीं जा सका। वही जो है पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पीओके कहलाया, और वही पीओके कश्मीर समस्या का नासूर बना हुआ है। इस गद्दारी को हमारे सभी आदरणीय इस गद्दार नेहरू की भारत के खिलाफ गद्दारी को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें। और इसके बाद फिर भारत विरोधी बयान दिया कश्मीर के ऊपर। क्या बयान दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के ही लोग जन्म संग्रह प्लेबिसाइड के द्वारा करेंगे। और यह भी उसकी सोची समझी चाल थी। क्या चाल थी? उसको मालूम था कि जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का की मेजॉरिटी है, उनका बाहुल्य है, वो बहुसंख्यक है वहाँ पर। तो उसको पूरी ये उम्मीद थी कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पाकिस्तान के पक्ष में बरगला करके, जैसे आजकल ये बोलता है ना, राहुल गांधी हमेशा झूठी बोलता है, अफवाह बोलता है, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसके झूठ और अफवाह का शिकार वो बन ही जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं जम्मू कश्मीर के, उनको झूठ और अफवाह का शिकार बना करके पाकिस्तान के पक्ष में जो है वो जनमत संग्रह के द्वारा उनको किया जा सकता है। इसी खतरनाक मंसूबे को लेकर के इसने जो है बयान दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे।
और ये उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का बयान भी भारत के लिए नासूर बन गया, क्योंकि बार बार ये पाकिस्तान जो है वो भारत को याद दिलाता है कि आप अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को के वक्तव्य को याद करिए, जनमत संग्रह की बात, ये हालत। और इतना ही नहीं, फिर धारा 370 और 35 से, जो कि संसद में कभी पेश हुआ ही नहीं, स्पेशल स्टेटस के लिए, तो ये जवाहरलाल नेहरू जो है शेख अब्दुल्ला को जो है उनके पास भेजा, सरदार पटेल के पास। तो बोले भाई कि हमको तो कुछ करना नहीं है और यानी हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो फिर शेख अब्दुल्ला फिर जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पास गया। तो उसने कहा भाई कि इसमें जो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तुम उन्हीं के पास चले जाओ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस ड्राफ्ट को देखा जो धारा 370 और 35 के विषय में था। वो देखते ही भांप गए कि ये भारत के लिए बहुत खतरनाक वो प्रावधान है। तो वो शेख अब्दुल्ला के मुंह पर ही उन्होंने, बाबा साहब ने कह दिया कि अच्छा तुम खाएगा भारत का और गाएगा पाकिस्तान का, ऐसे बोले थे। बोला कि मैं ऐसा भारत के खिलाफ मैं भारत विरोधी काम नहीं कर सकता। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस शेख अब्दुल्ला को भगा दिया। तो फिर इसके बाद ये गद्दार नेहरू ने ये प्रेशराइज किया इनको, जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कि आप जो है इसको इस भारत के संविधान में इसको एनेक्स करने के लिए आप अपनी संस्कृति दीजिए, आप अपना अप्रूवल दीजिए। तो वो भी विरोध कर रहे थे। तो उनको भी कहा कि भाई हम इस पर आपसे बाद में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन पहले आप दस्तखत करिए। तो वो बिल्कुल गैर संवैधानिक चल कि वो संवैधानिक प्रक्रिया में कभी आया ही नहीं, और वो धारा 370 35 से बैकडेट से भी है। तो और जिसे कि इसे माने वो जो क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर, माने एक हिस्सा तो मैंने उसके कब्जे में मैं इसने छोड़वा दिया, इस गद्दार नेहरू ने पाकिस्तान कब्जे में। जो कश्मीर बच भी गया, और उसमें बयान भी दिया कि भाई कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट के जरिए करेंगे, सिर्फ इसी मंसूबे के साथ कि वहाँ पर बहुसंख्यक हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज है, और उनको बहुत आसानी से बरगला करके झूठ और अफवाह का शिकार बना करके पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह वो लाया जा सकता है, और वो उस कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है इस साजिश के रास्ते से। और इसमें जो है भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का भी हाथ था, इसलिए कि उनको मालूम था कि यदि ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में चला आता है तो उनको भी कुछ जमीन मिल जाएगी, जैसे रूस को मिल जाएगी, कुछ ब्रिटेन को मिल जाएगी, कुछ अमेरिका को मिल जाएगी, कुछ चीन को मिल जाएगी, और बहुत वो सामरिक दृष्टि से बहुत माने इम्पॉर्टेंट भी है वो जो है वो लद्दाख वगैरह, तो उनका भी हाथ था। तो उनके मंसूबों को पूरा करने के लिए ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू भारत के खिलाफ ये गद्दारी कर रहा था। तो इन पर जो है जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब हमारे बाबा साहब ने भगा दिया उसको, तो अपने वो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव डाल करके वो भारत के संविधान में ये 370 और 35 से, और एज ए टेम्पररी मेजर, मैंने एक बिल्कुल
माने अस्थायी प्रावधान के रूप में, और वो उस टेम्पररी मेजर को, माने उस अस्थायी प्रावधान को इन गद्दार जेएनपीसी वालों ने तभी से ढो रहे थे। स्पेशल स्टेटस मतलब कि भारत के लोग उसमें बच सकते ही नहीं है, न कोई जमीन खरीद सकते हैं, न व्यापार कर सकते हैं, और इसका क्या क्या दुरुपयोग नहीं हुआ। खैर वो जम्मू कश्मीर तो खैर माने कि अलगाववादियों का और आतंकवादियों का और पाकिस्तान परिस्थितियों को का पूरा वो स्वर्ग बन गया, वो साम्राज्य बन गया। और ऐसे ही वातावरण में वो आतंकवादियों के हौसले इतने बढ़ गए कि ये जो हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, जो कि वहाँ सदियों से रह रहे थे और साथ में रह रहे थे, सदियों से वो जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के साथ में वो रह रहे थे, आतंकवादियों की आंख में ये खटकने लगे हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन उस जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के लिए। तो उन आतंकवादियों ने एक दिन करीब 30 हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की हत्या की। उसमें कुछ महिलाएं भी थीं और बच्चे भी थे। ऐसी हत्या करके वो आतंकित किया उन आतंकवादियों ने। और फिर वही आतंकवादी मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से बहुत गंदी गंदी भाषा में कि यदि ये अच्छा, और कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को ये कश्मीरी वो आतंकवादी कश्मीरी पंडित भी नहीं बोलते थे इंडियंस बोलते थे कि ये इंडियंस। देखिए इंडियंस का मतलब कि ये तो इंडियन है और वो कश्मीरी हैं। ये भावनाएं की जो है वो कितनी खतरनाक थी जो कश्मीर के वातावरण में। आज भी जितने भी प्रवक्ता आते हैं बोल हम तो कश्मीरी हम भारतीय हैं ही नहीं। किसी शासक ने, दिल्ली के किसी शासक ने और इस देश की किसी भी राजनीतिक दल ने, पॉलिटिकल पार्टी ने उन सबको ये नहीं सिखाया कि तुम कश्मीरी नहीं हो, तुम भारतीय हो। सिर्फ भारतीय जनता का दल ही ये सिखा रहा है, देशवासियों को भी सिखा रहा है, और जो है कश्मीर में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को भी कह रहा है कि आप कश्मीरी नहीं हैं, आप भारतीय हैं। लेकिन इन सबों ने कभी नहीं सिखाया कि आप जो है कश्मीरी नहीं, आप भारतीय हैं। तो आज भी वो बोलते हैं कि मेरा कश्मीर, मेरी कश्मीरियत। तो एक खतरनाक, और ऐसे लोगों से ये मोदी जी क्या बात करेंगे। तो उस धारा 370 और 35 से को माने इसने जो है संवैधानिक छल के द्वारा और ये मतलब कि अपने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को दबाव लेकर उनसे वो दस्तखत करवा करके एज ए टेम्पररी मेजर मतलब एक जो है अस्थायी प्रावधान के रूप में। और वो अस्थायी प्रावधान ये जेएनपीसी 60-70 साल तक उसको ढोती रही। और सबसे गंदी बात है कि धारा 370 और 35A को इन सबों ने, जो कि ये भारत के लिए बहुत अभिशाप था, और माने उसका धारा 370 का यह असर हुआ कि एक तो ये माने कि आतंकवादी जो है हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को एक दिन हत्या करके उनको आतंकित किया। फिर लाउड स्पीकरों से जो गंदी घोषणा की कि यदि ये इंडियंस अपनी हिफाजत चाहते हैं तो अपनी जायदाद, अपनी औरतों, अपनी बेटियों को छोड़कर चले जाएं। इतना अपमानजनक शब्दों में कहा था। तो ये सबके पीछे ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और जेएनपीसी है। इसको कभी भी बीजेपी वाले देश के सामने इसको बेनकाब नहीं करते हैं, बल्कि और एक गंदी जो है वो प्रवृत्ति कि जम्मू कश्मीर की समस्याओं के लिए धारा 370 और 35 एक संबंध में वो हिंदू बनाम मुस्लिम इन सबों ने बना दिया है। और जितने भी प्रवक्ता ये आकर के टीवी चैनलों पर डिस्कशन करते हैं उसको
यानी धारा 370 35 से, जो कि एक राष्ट्रीय समस्या है, उसको हिंदू बनाम मुस्लिम में रंग करके जो असली इसका जो है वो अपराधी है, जो गद्दार है, नेहरू और जेएनपीसी, उसको छिपाने की एक बहुत बड़ी साजिश की जाती है। और उस स्पेशल स्टेटस का कई बार दुरुपयोग हुआ। हमारे देश के लोग न वहाँ बस सकते हैं, न ज़मीनें खरीद सकते हैं, न व्यापार कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी हमारे देश के वहाँ बस नहीं सकते। लेकिन वो देश विरोधी ताकतें जो जम्मू कश्मीर में थे, और वो जो है रोहिंग्या को बसा रहे थे। और खबरें तो ये भी थे कि जिस गुलाम नबी आज़ाद के लिए मोदी महोदय वो आंसू बहा रहे थे, उसकी असलियत को भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें। वो गुलाम नबी आज़ाद जो है कश्मीर के जंगलों, मैंने कश्मीर के वन विभाग के ज़मीन को खाली करा के पाकिस्तान के लोगों को बसाने की योजना बना रहा था, वो गुलाम नबी आज़ाद। और वो सिर्फ धारा 370 और 35 की बदौलत। तो धारा 370 और 35 से जो है देश के लिए, मैंने संवैधानिक छल तो था ही उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा अभिशाप था। और इस अभिशाप को कोई भी देशभक्त जो है वो दिल्ली के या केंद्र सरकार के शासन में होता, तुरंत उसको जो है वो खत्म करता। लेकिन खत्म करते समय नेहरू की जो है भारत के खिलाफ कश्मीर के मसले में जितनी गद्दारियाँ थी, जो कि ये बहुत गद्दारी थे, उसको बेनकाब, जो कि एक बहुत बड़ा वो राष्ट्रीय आवश्यकता और कर्तव्य है, उसको भी करता। और ये बहुत ज़रूरी है। जो कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन जिन हालातों में वहाँ से भगाए गए, उसके लिए सिर्फ जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है। अब ये इस तथ्य की जानकारी के अभाव में सारा कुछ जो बहस होती है बस हिंदू बनाम मुस्लिम। तो हिंदू बनाम हर चीज़ को जो है वो हिंदू बनाम मुस्लिम, यानी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की भी एक साजिश। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि आज़ादी की जंग के दौरान जब 1857 का पहला युद्ध हुआ था, उसमें सबसे बड़ी विशेषता थी हमारे जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के बीच हिंदू मुस्लिम एकता की वो पराकाष्ठा थी, एक मिसाल के तौर पर था। और इसी से वो अंग्रेजी हुकूमत भी चौंक गई थी। तो उसने ठान लिया था कि इस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना है। तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ही सबसे पहले उसने ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस को बनवाया या स्थापित करवाया 1885 में। फिर इसके बाद जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए अलग जो है मतदाता मंडल, सेपरेट वो इलेक्टोरेट, वो उसको जो है यानी जो है इन सबों ने मान लिया। और वहीं से जो है कांग्रेसियों के द्वारा पाकिस्तान बनने की नींव भी डाल दिया। और फिर इसके बाद जो है उसके पहले जो है 1906 में जो है वो जो मुस्लिम लीग भी बनी। फिर 1920 के दशक में शायद 21 या 22 को जो है वो हिंदू महासभा भी बनी। 1925 को जो है आरएसएस भी बनी। ये सब जितनी भी प्रक्रिया हैं, यानी अंग्रेजी सरकार के ही तत्वाधान में उसके संरक्षण में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना, इसके बाद जो है इंडियन काउंसिल एक्ट का जो है वो मान लेना,
और पाकिस्तान की नींव डालना इन कांग्रेसियों के द्वारा, मुस्लिम लीग की जो है 1906 में स्थापना, और हिंदू महासभा की जो है 1921 या 22 में स्थापना, और 1925 में आरएसएस की स्थापना। ये सब जो गतिविधियाँ अंग्रेजी सरकार के संरक्षण और तत्वाधान या उसकी सह से सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ये सब किया गया। तो ये एपिसोड जो कि लंबा हो रहा है और भी चीज़ें बताई जाएंगी, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता जो कि हमारी भारतीय एकता की मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है और स्पाइनल कार्ड है, इसको हर हालत में वो बनाए रखना, और इसी के आधार पर जो अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में और भी एकता को लाना है, मजबूत करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।